नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। पहली बार विचारों में और दूसरी बार कैनवस पर उकेरी गई चित्रों को कलाकृतियां कहते हैं। इस ब्रह्मांड का हर एक वस्तु कला का स्रोत माना जाता है। प्रकृति से विज्ञान तक का सफर भी कला का एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। रहन सहन और खान पान भी कहें तो आर्ट या फाइन आर्ट से अछूता नहीं रहा है। इतिहास के पन्नों से निकली कई जानकारियां भी सृजन का एक स्रोत होती हैं और यही सृजन कलाकार के हुनर से अलौकिकता का मार्ग दिखाने लगती हैं। वैसे तो हर इंसान में हुनर होता है, पर सवाल ये कि जीवन में किसे कितना मौका मिलता है और विषम परिस्थितियों के बावजूद कौन कितना अपने हुनर को निखार पाता है। हमारे इस आज शो में उन सभी कलाकारों का स्वागत है जिन्होंने परेशानियां तो सही, लेकिन अपने मन और चित्त की एकाग्रता को कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में भी विचलित नहीं होने दिया, बल्कि उस अमूल्य समय का भरपूर सदुपयोग किया। और यही कारण रहा कि आज त्रिवेणी कला संगम में देश के जाने माने कलाकारों की पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं। मैं अर्थ आर्ट इंटरनेशनल कंपनी को रन करता हूं और इस एग्जीबिशन को अर्थ आर्ट इंटरनेशनल कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है। इस एग्जीबिशन के पीछे हमारा मेन मकसद यह है कि हमने देखा कि कोरोना टाइम में सारे आर्टिस्टों के सामने काफ़ी समस्याएं आईं, तो ये कोविड के बाद जो न्यू नॉर्मल सिचुएशन आया है, तो इसमें इन आर्टिस्टों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें कि ये अपनी जो भी कोरोना के समय में जो भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई या जो कुछ भी इनके पास कला है उसको बाहर निकालने का एक मौका दिया जाए, और उसके लिए मैंने इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया। अब हम सबसे पहले अवार्ड विनर ब्रिजेश बर्मन की पेंटिंग पर चर्चा करेंगे, जिनकी कलाकृतियां भारत से सुदूर कई 100 साल पुरानी परंपराओं को अपनी पेंटिंग में संजोए हुए हैं। As an Indian artist, I have been influenced by the art legacy of Indian religions and cultures, and also by its overreaching influence beyond borders, Cambodia and Malaysia. By exploring new creativity, I have adopted Sumerian script for use in my work of art. This 4 millennium old script has been widely appreciated by the world for its songs, poems and literature. For the first time perhaps in history, this is being used as work of art. There is a strong presence of design element in my work and also touch of abstraction arising out of the philosophical background of it. I use color, gold and silver foil, rice paper and gum, and for sculpture I use black as well as white marbles. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रिजेश की पेंटिंग के सभी मुरीद रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप वो काम करते हैं जो काम आपको पसंद है, यानी जो इस काम से आपको लगाव है, तो उसमें क्या होता है, उस काम की खूबी क्या होती है, उसमें थकावट नहीं होती। और थकावट नहीं होती तो आप बहुत काम कर सकते हैं, और बहुत जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप ऊंचा नहीं पहुंच सकते। सिर्फ रूटीन के काम करके कोई भी किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता। तो ये लगातार जो काम करने की बात है और उसमें निराश नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, ये तभी होता है जब उस काम से आपको लगाव है, प्यार है। तो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीखना ज़रूरी है, उसके बाद मेहनत करना ज़रूरी है, उसके बाद अच्छे लोगों से मिलना ज़रूरी है, आपको लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। कई आर्टिस्ट आप देखेंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लोगों तक नहीं पहुंचते, नाराज़ रहते हैं लोगों से, घर में रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, तो लोग धीरे धीरे उनसे किनारे हो जाते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो लोगों तक पहुँचिए। मैं सुमेरियन लिपि का प्रयोग कर रहा हूँ, और सुमेरियन लिपि जैसा कि आप जानते हैं कि ये 4000 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी लिपि है, जिसको 20वीं सदी में डिसाइफर किया गया था, और तब से हमें पता चला है कि इसमें विपुल साहित्य, कविताएं, सब कुछ लिखी गई हैं। तो उसको एक अपनी श्रद्धावश उसको मैं एक रिगार्ड देते हुए उसको अपना विषय वस्तु बनाया है, और मैं इसमें स्कल्पचर भी इसी लिपि को आधार बना के कर रहा हूँ। ब्रिजेश बर्मन अपने भाइयों में सबसे दब्बू थे, लेकिन इसका प्रमाण
ना तो पेंटिंग्स में मिलता है और ना ही इन्हें देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ब्रिजेश एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ आईपीएस भी रहे हैं और दिल्ली पुलिस जैसे स्मार्ट फोर्स का नेतृत्व भी कर चुके हैं। मैं जब छोटा था तो हमारे सारे भाई लोग तगड़े हुआ करते थे, तो कोई घुड़सवारी करता था, कोई कबड्डी खेलता था, मैं सबसे कमज़ोर था, तो सब हमें पछाड़ देते थे। तो मुझे लग गया कि ये मेरा मतलब वो नहीं है, मैं इसमें कामयाब नहीं हूँ। तो अमूमन मैं बचपन से ही पेंटिंग करता था, तो मुझे लगने लगा कि मैं इसमें शायद अच्छा हूँ और इसमें नहीं अच्छा हूँ। तो खेल कूद से रुचि मेरी घटती चली गई और आउटडोर की बजाय मैं इंडोर पर्सन बन गया, लिखना, पढ़ना, पेंटिंग करना। तो बाद में पता चला कि मेरी पर्सनालिटी वही है। तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही पेंटिंग और आर्ट और कल्चर से जुड़ा था और स्कूल में भी मुझे रोल दिए जाते थे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या पेंटिंग से रिलेटेड कामों में। हमको स्कूल के भी कुछ काम होते थे तो मैं ही करता था। तो मुझे लगता है कि मैं शायद बचपन से ही ऐसा था। तो मतलब साफ है कि एक पुलिस ऑफिसर झूठ बोल सकता है, लेकिन एक कलाकार अपने बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अपनी कमजोरी को खूबी में बदलना बखूबी जानता है। इस प्रदर्शनी में मेरी 4 पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ये चारों की टाइटल्स हैं और ये टाइटल हैं 4 शब्द जो बंकिम चंद्र जी द्वारा लिखित जो राष्ट्रगान है उसके शब्द हैं। पहली पेंटिंग है सुखदाम, दूसरी वरदाम, तीसरी मातरम और चौथी में हमने लिखा है वंदे मातरम। मेरा मानना है कि इतने बड़े कवि की इतनी महान रचना के चंद शब्द मैं भी अपने पेंटिंग में उनको शामिल करूं। और एक तरफ तो वो शब्द है, दूसरी तरफ वो सुमेरियन लिपि है जो मानवीय सभ्यता की सबसे प्रारंभिक लिपि में से एक है, तो उनको भी मैंने श्रद्धा दी है इसमें। और इस लिहाज से दोनों का संगम किया है, शब्द बंकिम चंद्र के और लिपि सुमेरियन। और जैसा कि आप देखेंगे मेरी पेंटिंग में, आप देखेंगे कि रंगों का बड़ा ही सेंसिटिव यूज़ किया गया है और जो इसका पूरा कंपोजिशन है आपको याद दिलाएगा किसी भित्ति चित्र का। पुराने ज़माने में दीवारों पे गोबर से लेप करके और उसके बाद उसमें कला के शब्द लिखे जाते थे या कलाकृतियाँ बनाई जाती, जो आजकल मिथिला में आज भी मैथिली पेंटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो सबसे प्राचीन तरीका है पेंटिंग बनाने का, उसमें भित्ति पे या दीवार पे मिट्टी और गोबर के लेप या गेरू के लेप से फिर चित्रकला की जाती थी। मैंने वही कंपोजिशन लिया है, उसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से हमने एक्सक्यूट किया है। इसमें मैंने गोल्ड लीफ, सिल्वर लीफ, एक्रेलिक कलर, चारकोल और राइस पेपर यूज़ किया है, ताकि वो जो एंशिएंट टेक्सचर है उसका, वो जो भित्ति चित्र के टेक्सचर होते हैं वो हम सही ढंग से अचीव कर सकें। तो जो इस पेंटिंग का उद्देश्य था, जो भाव था, जो पुराने शब्द और पुरानी लिपि का प्रयोग था, उसी के तहत हमने इसका कंपोजिशन भी बड़ा एंशिएंट आर्काइवल किस्म का रखा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने स्कल्पचर बनाए हैं इसमें, जैसे एक बहुत बड़ा स्कल्पचर 10 फीट का है, ब्लैक मार्बल में बनाया है, तो वो जो नया पुलिस मुख्यालय दिल्ली पुलिस का बना है वहाँ पे लगा है। वहाँ पे बाकायदा मैंने उसके एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है, नई बात देखने को मिल रही है, नई बात जानने को मिल रही है। निश्चित रूप से ये 2 साल पहले से हमने शुरू किया है, तो आने वाले कुछ वर्षों में इसके बारे में लोगों में जानकारी आ जाएगी या लोग इसको पसंद करना शुरू करेंगे। अमूमन मैं 3 या 4 पेंटिंग का एक सेट बनाता हूँ और उसमें एक भाव होता है या एक पंक्ति होती है, और जहाँ भी लगती है तो तीनों जो भी लिखा गया उसको साथ साथ पढ़ा जाता है, तो उसका एक अलग भाव पैदा होता है, जानने वालों को, पढ़ने वालों को उसमें आनंद भी आता है। तो निश्चित रूप से इसी उद्देश्य से बनाते हैं कि ये जहाँ भी लगे चारों एक साथ लगे। हर पेंटिंग की कीमत 2.5 लाख के आसपास है, तो चारों मिला के मेरे ख्याल से 10 बनेंगे, 10 लाख। इस सीरीज़ में तो मैंने जो स्कल्पचर बनाए हैं वो भी बिक चुके हैं
दोनों स्कल्पचर बिक चुके हैं। एक दिल्ली पुलिस मुख्यालय में लगा और एक सुरक्षा मुख्यालय का हेडक्वार्टर बन रहा है, वहाँ लगा है। और ट्रिप्टेक पेंटिंग बनाई थी, वो भी बिक चुकी है। और पार्लियामेंट से भी कुछ क्वेरी आई थी कि भाई उन्हें भी पसंद आया था हमारा काम, तो उसमें अभी और बात होनी है। तो इसमें जितने काम बनाए थे लगभग बिक चुके हैं। और ये लेटेस्ट वर्क जो चारों हैं ये अभी मेरे पास है। मेरा मानना है कि चूँकि मॉडर्न आर्ट पे तो हमारे बहुत सारे दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आर्ट हेरिटेज है उसको फिर से सामने लाने की ज़रूरत कहीं ना कहीं होती है। वो साथ साथ चलता है, नए काम भी होने चाहिए और जो आर्ट हेरिटेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है, टॉपिक है, टेक्निक है, स्टाइल है, उसको भी लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि उनको पुराने और नए दोनों के कला का आनंद मिले। तो मैं बेसिकली मूलतः इस तरह के काम करता हूँ जिसमें अपने आर्ट हेरिटेज को मैं ढूंढता हूँ और उसको मैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में या मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके और लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। कला तो मूलतः जिनको कला से प्यार है उन्हीं को करना भी चाहिए। शुरुआत में हर कलाकार इसलिए कला करता है कि उसे उससे लगाव है। प्रोफेशन के रूप में बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं। हाँ, वो आगे चल के प्रोफेशन बन जाता है, ये बात है। देखिए, कला परिदृश्य बहुत अच्छी हालत में नहीं है। यूरोप में भी कला के प्रति समर्थन सरकारें देना बंद कर चुकी हैं। वहाँ म्यूज़ियम जो है उनको भी कहा गया है कि आप खुद कमाइए और खुद म्यूज़ियम चलाइए सरकार की तरफ से ग्रांट। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर हम इस तरह के जागरूकता लगाएं आम लोगों में और उनको अगर आम कीमत पे पेंटिंग देना शुरू करें या उनको ऐसा मार्केट अवेलेबल कराएं जहां उनकी बजट के हिसाब से पेंटिंग मिल सकती है, तो इसमें सुधार आ सकता है। जैसा आप जानते हैं कि अच्छे कलाकार बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे बेच रहे हैं पेंटिंग, तो उससे थोड़ा सा लोग डिस्करेज हो रहे हैं। हमें चाहिए, जैसे हमारी जनरेशन को चाहिए कि कुछ ऐसा करें, लोगों तक ऐसी बात पहुंचाएं डिजिटल मीडियम से या मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि अफोर्डेबल आर्ट अगर वो हम दे सकें उनको, तो इसमें गुंजाइश है कि कलाकारों को की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं इस एग्जीबिशन के बारे में एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये एग्जीबिशन इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि इसमें जो भारतीय कलाकार हैं उनको हम लोग देश के विश्व के दूसरे हिस्सों में भी ले जाएं। और बहुत जल्द हम लोग एक सीरीज़ ऑफ एग्जीबिशन करेंगे जो भारत से बाहर होगा। तो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की कला को बाहर तक ले जाना। कोरोना काल तो आर्टिस्टों के लिए तो कोई परेशानी नहीं रही, क्योंकि आर्टिस्ट बेसिकली इंडोर काम करते हैं। तो हम लोगों ने सारा ये काम कोरोना काल में किया है, बहुत सारे काम किए। डिजिटल फ़ोटो एडिटिंग करी काफ़ी सारी, वो एक अलग सीरीज़ बनाई है हमने। और कोरोना में तो आप समझिए कि जब हम निकलते थे सड़कों पे तो अकेले होते थे, तो उसमें जब फोटोग्राफी में करता था तो पहले फ़ोटोग्राफी सामने करता था, ऊपर करता था। कोरोना काल में मुझे वो गिरे हुए पत्ते, सूखे हुए टूटी हुई टहनियाँ, मरे हुए पंछी, ये सब अट्रैक्ट करते थे और मैंने उसकी इतनी तस्वीरें ली। वो इसलिए हुआ कि कोरोना काल में हम शायद इंट्रोवर्ट हो गए थे, अपने अनिश्चितता के बारे में, भय के बारे में सोचते थे। तो आदमी जब वो सब सोचता है तो उसका ज़मीन की तरफ चला जाता है, क्योंकि ज़मीन आपके पाँव के नीचे है। और जब आप खुश होते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि आप उड़ना चाहते हैं। तो वो फ़र्क देखा मैंने कि मैं आसमान की तरफ देखा ही नहीं उस दौरान, सारी चीज़ें हमने ज़मीन में देखी। तो एक बहुत अच्छा वर्क निकल के आ गया जिसमें सारी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ज़मीन पे जो भी चीज़ दिखती है, मसले हुए फूल, सूखे हुए पत्ते, टूटी हुई टहनियाँ, सब हमारे आर्ट का हिस्सा बन गई। तो कोरोना काल में आर्टिस्टों को, मेरे ख्याल से आर्टिस्टों ने काफ़ी काम किया। इंटरनेशनली भी मैं जिनके टच में हूँ, सब ने काफ़ी काम किया है कोरोना काल में। कहा जाता है कि हर एक पेंटिंग की अपनी एक भाषा होती है जिसे कलाकार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आज बृजेश बर्मन की पेंटिंग देश विदेश में महलों और दफ्तरों की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनकी कीमत 2.5 लाख से 10 लाख रुपए तक आंकी जा रही हैं। तो बस आज फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर एक नए कलाकार से रूबरू होंगे हम और जानेंगे कि उनकी कला का सफर कहां से कहां तक पहुंचा है।